नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूरी दुनिया एक खतरनाक अंदेशे से डरी हुई है। क्या होगा अमेरिका का? क्या वो इजराइल का खुल के साथ देगा? ईरान में और इजराइल में अगर युद्ध बढ़ता है तो कौन तबाह होगा? और इस दौर में महात्मा गांधी की बात सबको याद आ रही है। अहिंसा का सिद्धांत सबको याद आ रहा है। लेकिन बड़े बड़े मुल्क अपने हथियारों को बेचने के लिए चाहते हैं कि जंग होती रहे, मासूम मरते रहें। भारत सरकार की पॉलिसी साफ नहीं है। दिल में इजराइल है लेकिन डर रहे हैं कहीं ईरान बुरा ना मान जाए। मैंने कुछ समय पहले रिपोर्ट किया था, नौजवानों को नौकरी नहीं थी, वो जा रहे थे, युद्ध करने के लिए जा रहे थे दूसरे मुल्कों में। उनके पास भारत के लिए नौकरी नहीं थी, भारत में नौकरी नहीं थी। कल मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बड़ा दर्दनाक रिपोर्ट थी। लोग आंखों में आंसू थे कि हमारा मुल्क हमें रोटी नहीं दे पा रहा, नौकरी नहीं दे पा रहा। तो क्या ये युद्ध बढ़ेगा तो इसका पूरे वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ेगा? क्या मेरे और आपके परिवार पे असर पड़ेगा? महँगाई बढ़ जाएगी, तेल के दाम बढ़ जाएँगे और क्या-क्या नुकसान होगा? एक बहुत सारगर्भित और बहुत अच्छी बातचीत राजीव रंजन जी से की है। वो बहुत बड़ी मैगज़ीन में वो बिज़नेस रिपोर्टर हैं और बिज़नेस की बहुत जानकारी रखते हैं। चलते हैं सीधे उनके पास, समझेंगे कि इज़राइल और ईरान के संघर्ष में किसका फ़ायदा, किसका नुकसान? एक रिक्वेस्ट आपसे, हमारे 4 PM म्यूज़िक पे वैष्णवी का बहुत अच्छा गाना रिलीज़ हो गया है। आप जाइए 4 PM म्यूज़िक पे, आप लिंक देख रहे हैं, तो उनके बताइएगा कि वैष्णवी बहुत अच्छी सिंगर हैं, उनकी आवाज़ आपको कैसी लगी? म्यूज़िक भी सुनना चाहिए इस तनाव भरी ज़िंदगी में। फिलहाल चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन जी आपका। पूरा दुनिया डर के माहौल में है। इस समय हमारे राष्ट्रपिता को सब याद कर रहे हैं क्योंकि उनका जो अहिंसा का सिद्धांत था, उस सिद्धांत की याद दुनिया में कितनी ज़रूरत है, ये देखने को मिल रहा है। जिस तरह ईरान ने कल इज़राइल पर मिसाइल दागी हैं, उससे पूरी दुनिया डर गई है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है। इज़राइल एक तरफ़ा कार्रवाई कर रहा था, बच्चों को मार रहा था, हिंसा कर रहा था और ईरान ने भी बदले में मिसाइल डाल दी। पूरी दुनिया में रिएक्शन है, भारत में भी रिएक्शन है। कश्मीर के बड़गांव में रैली निकाली गई ईरान के समर्थन में और लोग डरे हैं कि अगर ये हमला बढ़ा तो ये हमला कई जगह से, कई स्तर से नुकसान करेगा। तेल का बड़ा स्टॉक है और तेल की कीमतों में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हो जाएगी, महंगी हो जाएंगी चीज़ें, महंगाई बढ़ जाएगी, भारत में भी असर पड़ेगा। और दुनिया में लग रहा है कि जिस तरह से दुनिया की ताकतवर जो देश हैं वो बंटवारे के आधार पर आ गए हैं। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, रूस अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया के जो बाजार हैं, पूरी दुनिया में जो हालात हैं, वैश्विक स्तर पे क्या रिएक्शन होगा? आप एक विदेशी मैगजीन में काम करते हैं, आर्थिक मामलों के बहुत जानकार हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस हमले के बाद जो तनाव उपजा है पूरी दुनिया में, उससे आम आदमी और खास तौर से भारत का आम आदमी कैसे प्रभावित हुआ? जी। तो देखिए आपके सवाल सवाल बहुत अच्छा है। इसके 2 पार्ट्स हैं जो मुझे समझ में आ रहा है, 2 भाग हैं। एक ये है कि जो ईरान ने कल इज़राइल पे अटैक किया, उसका क्या असर होगा वैश्विक बाज़ार पे? और दूसरा ये कि भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा? तो पहले पार्ट को लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि कल जो अटैक हुआ, तो कल रात में हमने देखा कि ऑयल का जो मार्केट है, वो क्रूड ऑयल 3 साढ़े 3% जो है, वो ब्रेंट भी ऊपर था और आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI जिसको बोलते हैं, कशिंग ओक्लाहोमा से जो प्राइस लिया जाता है यूएसए से, वो भी 3 साढ़े 3% ऊपर था और नॉर्दर्न सी का जो ब्रेंट है वो भी 3 साढ़े 3% ऊपर था। परंतु यदि आप देखें ये जो $75 के नीचे चला गया था, $75 के आसपास चला गया था, अब वापिस से $73 पर बैरल पे आ गया है, 73-73.5 के आसपास में। तो शायद ऑयल मार्केट ये संकेत दे रहा है कि ये स्थिति जो है हाथ से बाहर नहीं निकलेगी और शायद ये जो छोटा मोटा जो स्किर्मिश हुआ है ये वॉर में परिवर्तित नहीं होगा। इजराइल ने जो हमला किया, हिजबुल्ला को मारा, हमास के इस्माइलिया को मारा जो उनके सरदार थे, तो उसके बाद में ईरान का कुछ ना कुछ एक्शन, काउंटर एक्शन लेना जरूरी बनता था अपने देश के लोगों को। और जो उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो लेबनान हो गया, जो अफगानिस्तान हो गया, जो उनके उस सीरिया हो गया, जो उनके प्रभाव में आते हैं, उनको बताने के लिए कि भाई यदि आपकी जमीन पे अटैक होगा
तो हम आपका बचाव करने के लिए आएंगे। देखिए संजय जी, एक चीज आपको मैं बता दूं, मिडिल ईस्ट में ईरान जो है बहुत ही ताकतवर राष्ट्र है। कारण यह है कि देखिए आधा अफगानिस्तान जो हेरात और इस तरफ का जो एरिया है, यानी नॉर्दर्न वेस्ट तरफ का जो अफगानिस्तान का एरिया है, उसमें पूरा का पूरा ईरान घुसा हुआ है। इराक में आधा शिया लोग है तो इराक में आधा घुसा हुआ है। आपका सीरिया देख लीजिए तो सीरिया को समर्थन है ईरान का, लेबनान को समर्थन है ईरान का, फिलिस्तीन को समर्थन है ईरान का। तो ईरान जो है बहुत ही सशक्त कंट्री है। हमको लगता है, हम सिर्फ ईरान की ज्योग्राफी देख के लगता है कि छोटा राष्ट्र है, पर ऐसा है नहीं। उसका जो प्रभाव क्षेत्र है मिडिल ईस्ट पे वो बहुत स्ट्रांग है। और आपको एक और चीज बताऊं, आपके दर्शकों के लिए जानकारी, रोचक जानकारी, कि मिडिल ईस्ट कभी भी यूनाइटेड नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब लीबिया में गद्दाफी के अगेंस्ट में जब लोगों ने विद्रोह किया, रेबल फोर्सेस ने, तो उस रेबल फोर्सेस को किसने फाइनेंशियली हेल्प किया था? उस रेबल फोर्स को जो विद्रोही थे उनको सारी फंडिंग कतार कर रहा था। और कतार कैसे फंडिंग कर रहा था? विथियोल करके सबसे बड़ी वर्ल्ड की पावर ये ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है, सबसे बड़ी ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है। विथियोल ने विद्रोहियों को जो है ऑयल सप्लाई किया, और उसी ऑयल को जैसे उनको मिला तो उनका लॉजिस्टिक बहुत तेजी से बढ़ा और उन्होंने जो है टक्कर देना चालू किया। यदि विथियोल द्वारा नहीं सप्लाई किया जाता लीबिया के विद्रोहियों को तो ये कभी गद्दाफी के सामने टिक नहीं पाते। और विथियोल इसलिए सप्लाई कर पाया क्योंकि उसको कतार की फंडिंग थी। तो ये मतलब जो बात है, ये मैं मन से नहीं बोल रहा, ये किताब है द वर्ल्ड फॉर सेल, ये पढ़िए, ये बहुत ही अच्छी किताब है। जेवियर ब्लास, ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर जिन्होंने किताब लिखी है, बेहतरीन किताब है। तो इससे ये समझ में आता है कि मिडिल ईस्ट कभी भी यूनाइटेड फ्रंट नहीं रहा है। शिया सुन्नी के तो झगड़े हैं ही, राष्ट्रों के बीच में भी आपस में काफी झगड़े हैं एक दूसरे को लेके, मतलब एक दूसरे के बाउल को लेके। सऊदी अरबिया कभी ईरान को पसंद नहीं करता है। तो इसी कारण से मिडिल ईस्ट जो है वो एकत्रित नहीं है, उसमें विभाजन है करके वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो बड़े आराम से इनको दबा लेती हैं। पर अब ऐसा हो रहा है कि ईरान के इर्द गिर्द जो है चाइना और रशिया का एक टैसिट सपोर्ट मिल रहा है, और ये सऊदी अरबिया और जो दूसरे राष्ट्र हैं वो जानते हैं कि भाई हम एक लेवल से ज्यादा जो है इजराइल के मामले में खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अपने देश की जनता जो है हम पे प्रश्न लगाने शुरू कर देगी। तो एमबीएस जो है, मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरबिया के जो लीडर हैं, लीडर बोले या शासक बोलिए, वो उनको ये समझ में आ रहा है कि मेरे देश की जनता मेरे खिलाफ विद्रोह कर सकती है। तो इसलिए ईरान दुश्मन होने के बावजूद भी वो इजराइल और ईरान के मामले में खुल के जो है इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि ईरान बहुत सशक्त स्थिति में है। ईरान ने यदि इस चीज को एस्केलेट किया, इस चीज को बढ़ाया, ऑलरेडी हमला एक बार कर चुका है, अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया और ईरान ने फिर से आक्रमण किया तो ये स्थिति जो है हाथ से निकल जाएगी। अभी ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा, चूंकि हमास के लीडर्स को मारा इजराइल ने, इसीलिए रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया, तो अब बात बराबर होगी। ऐसा स्टॉक मार्केट भी इंडिकेशन दे रहे हैं, ऐसा ऑयल मार्केट भी इंडिकेशन दे रहा है। बट बहुत सारे जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो है वो ये मान के चल रहे हैं, वो अपने मॉडल में ये इस चीज को डाल रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हो सकता है। 40% प्रोबेबिलिटी है कि वॉर हो सकता है। आज मैंने एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के एनालिस्ट से बात किया, उनको मैंने पूछा उनके मॉडल में, तो उन्होंने बोला हम अपने मॉडल में मान के चल रहे हैं कि वॉर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम एक प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी अटैच कर रहे हैं। तो ये एक चीज हुई। परंतु अभी भी ऑयल का प्राइस हाथ से निकला नहीं है। जब तक $80 पर बैरल से नीचे प्राइस रहेगा संजय जी, तब तक बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। एक बार अगर $80 पर बैरल के ऊपर प्राइसेस चले गए तो हमारे लिए मुसीबत होगी। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, यदि प्राइस आपको समझना है तो आप ये ध्यान दीजिए, दो टर्म्स रहते हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा। एक होता है बैकवर्डेशन, दूसरा रहता है कॉन्टैंगो। ऑयल जब भी देखते हैं, बैकवर्डेशन का मतलब यह है कि आज जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो 6 महीने आगे के या 3 महीने के आगे के ऑयल के प्राइसेस से ज्यादा है बैकवर्ड में, यानी आज जो है वो ज्यादा प्राइसेस है फ्यूचर के, भविष्य के प्राइसेस से। दिस इज कॉल्ड बैकवर्डेशन। कॉन्टैंगो मतलब ये रहता है कि आगे आने वाले दिनों में प्राइसेस ज्यादा रहेंगे आज के मुकाबले। यूजुअली ऑयल के मार्केट में आज के प्राइसेस ज्यादा रहते हैं भविष्य से, क्योंकि ऑयल को आपको स्टोर करना पड़ता है, ऑयल के स्टोरेज की कॉस्ट है।
तो ऑयल के स्टोरेज के कॉस्ट होने के कारण जो है उसमें बैकवर्डेशन का एक मतलब वो लगता है, इनपुट लगता है, मतलब एडिशनल प्रीमियम लगता है। तो अभी तक वो बैकवर्डेशन से कॉन्टेंगो में शिफ्ट नहीं हुआ। एक बार बैकवर्डेशन से कॉन्टेंगो में शिफ्ट हो गया, फ्यूचर के प्राइसेस ज्यादा दिखने लग गए, तो आप समझिए, और वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो आप समझिएगा कि ये ऑयल मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये युद्ध जो है ये हाथ से निकल, मतलब ये युद्ध में तब्दील हो जाएगा और स्थिति अब हाथ से बाहर निकल रही है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपका कि भारत पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत जो है वो एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। 90% हम अपना ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। भारत का जो एवरेज डेली कंजम्पशन है वो है 4.5 मिलियन बैरल पर डे। 2023 का जो एवरेज था, अब 4.5 मिलियन पर बैरल पर डे का अगर हम 90% निकालते हैं तो लगभग 4 मिलियन पर बैरल होता है। 4 मिलियन पर बैरल, यदि अगर $10 भी प्राइस बढ़ जाता है ऑयल का, 70 से 80 भी हो जाता है, तो आप ये समझिए कि हर दिन 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 यानी $40 मिलियन का अतिरिक्त भाग, और अतिरिक्त भार जो है वो भारत के खजाने पे पड़ेगा। 80 रुपए का $1 है, तो आप मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए 80 इंटू 40 कर लीजिए, वो आता है 3,200 करोड़ रुपए। यानी 3,200 करोड़ रुपए का एडिशनल भार भारत के एक्सचेकर पे रोज पड़ेगा, जैसे जैसे $10 से प्राइसेस बढ़ती जाती है अभी से। तो इसीलिए जो है, और जैसे कि आपको मालूम है भारत का बजट जो था 48 लाख करोड़ का था इस साल का, और हमारा जो टैक्स कलेक्शन है दैट वाज अराउंड 34 लाख करोड़, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 13-14 लाख करोड़ का जो है वो अंतर है। अब यदि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों पे, हेल्थ, एजुकेशन, इस पे जो खर्चा करने के लिए सोच रही है उसमें कटौती करेगी, फूड सब्सिडी कम होगी, ठीक है। दूसरी तरफ लोगों के ऊपर में बढ़े हुए ऑयल प्राइसेस का भार आएगा। ऑयल प्राइसेस का भार यदि लोगों के ऊपर में आएगा तो लोग भी अपनी दूसरी चीजें जो परचेज करते हैं उसको कम करेंगे, क्योंकि आमदनी तो उतनी ही है, खर्चा हम आमदनी 98 और खर्चा रुपया तो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकते। तो यदि ये वॉर होता है और ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन इकोनॉमी है, 60% हमारी इकोनॉमिक कंजम्पशन बेस्ड है, तो इंडिया का कंजम्पशन कम होगा, लोग जो पैसे खर्चा करना है वो कम खर्चा करेंगे। इससे ऑटोमेटिकली एक मंदी जो है वो आएगी। मंदी आएगी तो उसका असर स्टॉक मार्केट पे भी पड़ सकता है, स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो चलता है वो कंपनीज के प्रॉफिट के बेसिस पे चलता है। यदि कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया, तेल महंगा हो गया, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑटोमेटिकली अगर माइनस कॉस्ट, अगर कॉस्ट बढ़ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइसेस जो है वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के जितना छोटा और जितना सरल होके मैं बता सकता था मैंने बताने की कोशिश की कम समय के अंदर में। जी संजय। बिल्कुल ठीक बात है। कम से कम जो आर्थिक ढांचा है, जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, वो आपने समझा दिया। एक सवाल और करते हैं, आप दुनिया में पढ़ते रहते हैं, दुनिया के हालात पढ़ते रहते हैं, लोग जानना चाहते हैं अगर ये युद्ध बढ़ा तो ईरान तबाह होगा या इजराइल तबाह होगा। लोग ये भी समझ रहे हैं अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, वो इजराइल की तरफ संकेत दे रहा है, लेकिन अमेरिका में चुनाव भी होने हैं और अमेरिका एक सीमा से ज़्यादा अगर वो इधर दखल देगा तो पहले भी हाथ जला चुका है वो अमेरिका बाहर में, उसको कई मुल्कों में उसने दखल दिया और फिर बाद में उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। क्या लग रहा है कि अमेरिका के दखल के बावजूद ईरान डर नहीं रहा है, दब नहीं रहा है? ईरान कह रहा है कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, अभी अगर और तगड़े हमले करेंगे हम। तो ये युद्ध जो है अगर ये सीमा पे नहीं रुका, अभी शांति की बात नहीं हुई, तो नुकसान किसका ज़्यादा देख रहे हैं आप, ईरान का या इजराइल का? देखिए, ईरान ने जो है ना डर्टी बॉम्ब जो बोलते हैं ना, डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, नहीं जो पूरी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है, मतलब उसको क्रूड बोलते हैं कि मतलब एकदम क्रूड ढांचे में है, मतलब परिपक्व नहीं है, तो ऐसा बोला जा रहा है। अब ये तो इंटेलिजेंस अपने को मालूम नहीं है कि सही है कि नहीं है, बट इसके पहले जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो थी, ओजिराक करके जगह है ईरान में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जिसको अमेरिका ने और इजराइल ने पहले नष्ट कर किया हुआ है। और 2015 में बैरक ओबामा ने न्यूक्लियर डील साइन की थी, पीसफुल न्यूक्लियर डील साइन की थी, इसी कारण कि उनको खबर मिली थी कि डर्टी बॉम्ब जो है वो बना लिया है इन्होंने, ईरान ने,
और ये इजराइल जो है इसके मिसाइल्स के चपेट में जहां डर्टी बॉम्ब छोड़ा जाए। परंतु डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा कैंसिल किया और फिर तमाम तरीके के सैंक्शंस लगाए। देखिए ईरान की स्थिति ये है, ईरान के पास में ऑयल तो बहुत है पर ईरान के पास में बाकी चीजें नहीं है। आज वर्ल्ड में देखिए मोटा मोटी ऑयल मार्केट आपको मैं समझा दूं, 100 मिलियन पर बैरल पर डे का जो है कंजम्पशन है वर्ल्ड में, ठीक है, जिसमें से 4 मिलियन पर बैरल पर डे जो है वो ईरान प्रोड्यूस करता है। 4% जो है, 4 से 4.5% के आसपास में वर्ल्ड का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ईरान देता है। तो ईरान के, और वो खुद कंज्यूम करता है 1.8 मिलियन बैरल पर डे, यानी 3 मिलियन पर बैरल पर डे से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है। अब वो जो भी कमा रहा है वो इसी चीज के थ्रू कमा रहा है, क्योंकि ईरान के पास में कोई और दूसरी चीज नहीं है। जब एक बार सैंक्शन लग जाते हैं तो सैंक्शन लगने के बाद ये होता है कि कोई भी देश जो है वो खुल के ऑयल खरीद नहीं सकता। परंतु आज चाइना इतनी सशक्त स्थिति में है कि वो अमेरिका को बोलता है भाड़ में जाओ, मैं खरीदूंगा, तुम्हारे से जो बनता है करो। रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर में है, पर रशिया खुद ही ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, वहां पे ऑयल बहुत ज्यादा है। तो रशिया भी जो है वो बार्टर सिस्टम में जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा, अपनी तरफ से मदद करेगा। सवाल आता है इंडिया के ऊपर भी, सभी की निगाहें भारत पे है कि भारत जो है वो कौन सी दिशा लेता है, क्योंकि भारत जो है, इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम करता है, फिर जापान आता है, ठीक है। तो भारत और जापान तो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। तो भारत का रुख क्या रहता है ये ईरान और इजराइल के युद्ध में, ये एक बहुत बड़ी जो है वो भूमिका तय करेगा आने वाले दिनों में कि किसको ज्यादा नुकसान होगा। जहां तक आप हथियारों और अस्त्र शस्त्र की बात कर रहे हो तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अमेरिका और इजराइल बहुत स्ट्रांग स्थिति में है, उनके पास में एक से एक आधुनिक हथियार है। परंतु अमेरिका एक स्थिति से आगे जाके इजराइल की मदद नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता कि अमेरिका क्यों मदद करेगा भाई। आप देखो आज यदि अमेरिका के अंदर में इलॉन मस्क, वो यहूदी हैं, ज्यूइश है, जेफ बीजोस वो यहूदी हैं, स्टीव बाल्मर जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे वो यहूदी हैं, मतलब आप मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है वो यहूदी हैं। मतलब आप यदि देखोगे अमेरिका के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल जो है उसमें आपको 5-6 जो है वो यहूदी लोग मिल जाएंगे। तो यहूदी कम्युनिटी जो है, ज्यूइश कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, और इन लोगों ने काफी धन संपत्ति बनाई है, और इसी कारण से इनका वॉइस जो है वो बहुत स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर में। दूसरी बात, मुसलमानों की कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं है अमेरिका में, ऐसा नहीं है कि 20% है जैसे भारत में है 19-20% आबादी हो, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये मालूम है कि हमको यहूदियों के गुड बुक्स में रहना है, जूइश बिजनेसमैन के गुड बुक्स में रहना है। तो यदि गुड बुक्स में रहना है तो हमको इजराइल का साथ देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, यहूदी लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। पूरे न्यूयॉर्क में चले जाओ, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 80% लोग जो है आपको यहूदी मिलेंगे। आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ, सारे बड़े बड़े प्रोफेसर जो है स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड, येल, हर जगह पे आपको जो है ज्यूइश प्रोफेसर मिलेंगे, फाइनेंस में, बाकी सारी फैकल्टीज में। तो जितना बुद्धिजीवी वर्ग है, जितना प्रभुत्व और संपन्न वर्ग है अमेरिका में, वो यहूदी है बहुत बड़ी संख्या में। तो इसी कारण से अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ में, यहूदियों के साथ में खड़ा रहता है। परंतु इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, इस बार डेटरेंस, बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि रशिया और चाइना जो है वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। ये बात अमेरिका को भी समझ में आ रही है, ये बात इजराइल को भी समझ में आ रही है। तो सभी की भलाई इसी में है कि ये बात जो है एक हद से ज्यादा बाहर ना जाए, क्योंकि एक बार ये हाथ से बाहर चली गई तो इसको फिर वापस लाना बड़ा कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा इस चीज को संभालना। जी संजय जी। राजीव जी, भारत बड़ी दुविधा में है। भारत सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाई है कि हम लोग ईरान के साथ खड़े हों। भारत सरकार इजराइल का समर्थन करे, ईरान का समर्थन करे। बहुत नाजुक मौका है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो फिलिस्तीन की बात का समर्थन करते थे। इस हमारी सरकार ने एक बार जब शुरुआत हुई तुरंत लपक के इजराइल का समर्थन कर दिया, लेकिन बाद में समझ में आया कि दांव उल्टा पड़ जाएगा, हमारे बाकी मुल्क जो हैं खाड़ी देशों के वो नाराज हो जाएंगे, फिर पलटे, लेकिन तब तक देर हो गई थी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी गए यूक्रेन में, गले लगा लिया, बाद में रशिया ने आंखें दिखाई तो डोभाल साहब, पुतिन साहब को सफाई देने पहुंचे। अभी भी ईरान और इजराइल के युद्ध में
भारत सरकार अपना ढुलमुल रवैया अपना रही है। मोदी जी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो ईरान की बात कहें या इज़राइल की बात करें। लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है, ये भारत की भूमिका को तो और छोटा करेगा ना। भारत अब एक बड़ा देश है। भारत के प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में एक बड़े प्रधानमंत्री हैं। क्या अभी तक कोई फैसला लेना चाहिए था उनको, नहीं लेना चाहिए था? और लेंगे, आपको क्या लगता है, क्या फैसला ले सकते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा संजय जी कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मोदी जी दुविधा की स्थिति में है। मुझे तो साफ-साफ दिख रहा है कि वो इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं। भाई यदि इज़राइल के साथ नहीं खड़े रहते तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लंबी-लंबी लाइनें नहीं लगती इज़राइल जाके रिकंस्ट्रक्शन वर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए। इज़राइल सही कभी बात भी वीज़ा नहीं देता। मोदी सही। जी जो हैं ये पूरी तरीके से मेरी नज़र में इज़राइल के साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है? तो इनडायरेक्टली जो है वो इज़राइल के साथ में ईरान, देखिए ईरान इंडिया में एक टाइम में बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर था। एसआर जो आपने नाम सुना होगा, एसआर जो इंडिया की कंपनी है, जहां तक मेरी जानकारी है एसआर बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था ईरान से। जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए ओबामा के टाइम में ईरान के ऊपर में, तो ये स्थिति हुई कि एसआर को अपने अपने जो ऑयल फैसिलिटीज है वो बेचनी पड़ी रशियन कंपनी को, क्योंकि एसआर खुल के सामने नहीं आ पाया कि हम ईरान से ऑयल ले रहे हैं और रिफाइन कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। रशियन कंपनी ने उसके रिफाइनिंग फैसिलिटीज को ले लिया। तो ये तो बहुत पहले से ही जो है वो साफ दिख रहा है कि मोदी के रिजीम में जो है वो इजराइल के साथ में बहुत ज्यादा, और काफी सारी सैकड़ों डिफेंस कंपनीज हैं इजराइल की जो इंडिया की कंपनीज के साथ में समझौता किए हुए हैं। पिगासस आपको याद होगा, आपके और मेरे जैसे पत्रकारों के मोबाइल में जो डाले गए थे वो पिगासस इजराइल की देन है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि भारत जो है मोदी जी के राज में इजराइल का पक्ष छोड़ के ईरान के साथ खड़े हो, क्योंकि ईरान के पास देने के लिए आज की डेट में कुछ नहीं है। आज देखिए ऑयल का इंपोर्ट का यदि आप कंपोजिशन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भारत 40% ऑयल जो है वो रशिया से आयात कर रहा है, रशिया से मंगा रहा है। जो पहले ईरान और इराक पे डिपेंडेंसी इंडिया की थोड़ी हुआ करती थी, अब वो डिपेंडेंसी रही नहीं है। तो अगर हम देखें कि भाई नेशनल इंटरेस्ट कहां पे है, तो नेशनल इंटरेस्ट ऐसे मोड़ दिया गया है कि ये नेशनल इंटरेस्ट इजराइल की तरफ ओरिएंट किया गया है। अब ये वाद विवाद का विषय हो सकता है कि क्या वाकई में नेशनल इंटरेस्ट जो है इजराइल के साथ में सुमड़ी में शांति से खड़े रहने में है, कि ये जान के ऐसा बनाया जा रहा है। देखिए भारत में 18 से 20% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आप खुल के भी जो है ईरान के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते, हालांकि आप मुसलमानों के अगेंस्ट में तो खुल के बोलते ही हो, उन्हें परंतु उन्हें क्या पता? बहुत सारे हिंदू लिबरल इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो भी इजराइल की दादागिरी से परेशान है। वो भी बार बार बोलते हैं कि भाई ये क्या, इजराइल क्या कर रहा है। और ये हिंदू लिबरल लोग जो है पूरे मिडल ईस्ट के दूसरे देश के ऊपर में क्वेश्चन मार्क करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कतर का, कि कतर ने मैमूर गद्दाफी को अपदस्थ करने के लिए फंडिंग फाइनेंसिंग कतर ने की थी। तो ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में खुद के बीच में जो यूनिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर में लिखी गई, ये द टायरनी ऑफ ऑयल है, ठीक है, ये किताब जरूर पढ़िए। ये द स्क्वीज करके है टॉम बोवर की, ये भी ऑयल के ऊपर में बहुत बेहतरीन किताब है। ये ट्वेलाइट इन द डेजर्ट, ये पूरा जो है दास्तान बताता है कि क्या है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो चिंता मत कीजिए, सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। आपको मैं इससे जो चुन चुन के जो अभी की परिस्थिति में जो लागू होती है वो चीजें बताऊंगा। पर मूल बात आप ये ध्यान रखिए कि जब तक ऑयल के प्राइसेस $80 से ऊपर नहीं जाते हैं और बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखता है कि फ्यूचर प्राइसेस जो है वो करंट प्राइसेस से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गए, तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैंगो में जब तक जाता नहीं है आप चिंता ना करें। बैकवर्डेशन में, यानी आज के प्राइसेस यदि महंगे हैं फ्यूचर के प्राइसेस से, तो इसका मतलब स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। जी संजय जी। तो कुछ बात है, आपने मुझे याद दिला दी। मैंने एक रिपोर्ट की थी और मुझे बहुत दर्द हुआ था। यहाँ पे बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नौजवान जो थे वो इजराइल जा रहे थे। मैं वो स्टोरी करने गया, मैंने उनसे पूछा कि आपके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। कुछ के परिजन रो रहे थे, लेकिन वो जा रहे थे विदेश में कि यहाँ रोजगार ही नहीं है। ये मोदी सरकार, ये योगी सरकार लोगों को रोक नहीं पा रही थी। वो इजराइल जा रहे थे, वो रूस जा रहे थे, वो यूक्रेन जा रहे थे, युद्ध करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ उनके पास रोजगार नहीं था। मैं वो कल रिपोर्ट फिर दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। उनकी बातचीत सुन के आपको बिल्कुल हैरानी होगी कि
क्या पता है कि मौत के मुँह में जा रहे हैं, कई लोग शहीद भी हुए भारत के, वो लेकिन दूसरे मुल्क के लिए आप युद्ध करने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास इस देश में आपके पास नौकरी नहीं है। और अपनी सेना जो होती है, अपनी सेना में जाके तो वहाँ भी अग्निवीर ले आए वो, कि आप जाइए और 4 साल नौकरी करके आ जाइए और ज़िंदगी भर आप फिर किसी लायक नहीं बचेंगे। राजीव जी बहुत-बहुत एक चीज शुक्रिया। मैं और ऐड करना चाहूंगा संजय जी, दर्शकों को एक चीज और जानना जरूरी है कि ऑयल का जो मार्केट है, ऑयल का वर्ल्ड हाँ, में सिर्फ 5 ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज हैं जो 25% ऑयल मार्केट में जो रोज जो जैसे 100 मिलियन पर बैरल पर डे जो मैंने बताया, इसमें 25 मिलियन पर बैरल पर डे जो है ये 5 ट्रेडिंग हाउस जो हैं, विथियोल हो गया, ग्लेनकोर हो गया, ट्रैफिक वगैरह हो गया, ये जो है ये सप्लाई करते हैं। तो अगर ये ट्रेडिंग हाउसेस कोई बदमाशी करे, क्योंकि इनके पक्ष में है, ये ट्रेडर्स हैं, इनके पक्ष में है कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाए तभी इनको फायदा होगा, तो वो भी एक नजर रखने की जरूरत है कि ऑयल के प्राइसेस नेचुरली वॉर के कारण ऊपर जा रहे हैं कि ट्रेडिंग के कारण ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो और ये बात जरूर ध्यान रखें कि आज की डेट में जो ऑयल के प्राइसेस हैं अभी भी, इसमें बहुत बड़ा एक योगदान जो है वो ट्रेडिंग का, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो डेरिवेटिव जो ऑयल मार्केट में रहता है उसका है। क्योंकि अभी भी मतलब 2007 के बाद से हर साल वर्ल्ड में जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वो 200 मिलियन जो है वो एक्स्ट्रा है कंजम्पशन से, 200 मिलियन बैरल। एक बैरल में मैंने कल बताया था 159 लीटर्स होते हैं, तो अब आप उससे समझ लीजिए इतना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्राइसेस ऐसे एकदम तेजी से ऊपर जाने नहीं चाहिए, ये ऊपर जा हुँ, रहे हैं, इसमें यानी ट्रेडर्स का बहुत बड़ी भूमिका है। जी संजय जी। बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव जी, इतना समय दिया आपने कीमती, आभार। कैसी लगी आपको ये बातचीत? मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा इस बातचीत में। मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।